क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 7 फरवरी का पूरा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, और सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए यूपीएससी यूपीपीएससी एमपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन। यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्जाम है उसके लिए आज मैंने दो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्कीम्स और वो सारे टॉपिक्स रखे हैं। तो ये पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज ये टॉपिक्स हैं, देखिए पहली चीज़ तो हो गई हिस्ट्री से पर्सनालिटी वाली। ईपीएफओ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनसे एग्जॉस्ट हो चुका है यूपीएससी, नए क्वेश्चन बनाना चाहता है, इसलिए पंडित भीमसेन जोशी। दूसरा है नंबर ऑफ वीमेन बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक, इसके बाद जो है एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1000 न्यू मंडीज टू ई नैम। ठीक, ई नाम जो मंडी बनाई गई है आपकी ऑनलाइन, उससे जो है 1000 नई मंडियों को जोड़ने की बात कही गई है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति के निष्कर्ष निकाले हैं, बताए हैं, उनके की हाइलाइट्स क्या हैं ये सब जानेंगे यहाँ पर। कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज पर कर प्रस्ताव टैक्स लगाया जाएगा, ये बात होगी। तो ईपीएफओ के लिए देख रहे हो आप, ये गवर्नमेंट स्कीम भी आ सकती है। सब लोग कह रहे थे कि ईपीएफओ में कंफ्यूज हो आप लोग कि सर ये वाली कैसे आएगा, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो हिस्ट्री में आपका ये पूछा जा सकता है। ठीक, ये वाली स्कीम आ गई, सोशल सिक्योरिटी में नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इकोनॉमी से ये है, बिल्कुल आ सकता है आपका। इकोनॉमी से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल आ सकता है। इसी तरीके से ईपीएफ, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली यूपीएफओ में आ सकता है। बाकी भी जितने भी हमारे पीसीएस के एग्जामिनेशन है, आईएएस वाले हैं, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। ठीक, तो बिल्कुल इसको ढंग से देखिए और आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक, देखिए ईपीएफओ का जो है और 2021 यूपीएससी का दोनों का ही कंप्लीट पेड कोर्स चल रहा है। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, इसमें आपको डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिल जाता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं और कई सारे एमसीक्यूज मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ईपीएफओ में तो वीकली टेस्ट भी होता है इंग्लिश और मैथ्स का। आपका स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल रेलिवेंट, जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ और इसके अलावा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ठीक, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में जिसमें कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। 24 घंटे में कभी भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करके आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, सारी मिस्टेक्स सुधरवाई जाती हैं। ऐसा कहीं पे भी और नहीं हो रहा है इस समय हिंदुस्तान में। ठीक, आपको अगर ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे आ गए हैं। क्या है जीएस फर्स्ट पेपर का ये जो टॉपिक हमारा पंडित भीमसेन जोशी जी से है। मोदी जी ने अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 4 फरवरी को, तो अब इन्होंने जो है इनके लिए इनको सेलिब्रेशन चालू किया है, उनको होमेज दिया है। ठीक है, होमेज। ठीक, ये वोकैब भी आप लोग करते हैं ना ईपीएफ वाले। ठीक, आपका देखो इसको जो है इनकी बर्थ सेटेनरी ईयर है, मतलब 100 साल हो गए हैं, तो स्वर भास्कर 100 बोला गया है। 100 भास्कर 100 किससे बोला गया है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी जी ने बोला है। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक, अब देखो कैसे पढ़ना चाहिए समझो। आपका जैसे इनके बारे में बोला गया तो आपको देखना है कि अच्छा डेट देख लो 1922 से लेके 24 2011 तक रहे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के थे। अब आर्ट एंड कल्चर में आप लोग को पता होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में हिंदुस्तानी था और सदर्न इंडिया में कर्नाटिक था। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू एडिशन है जो मैं आपको कराता हूँ नोटबुक में। आप लोग को वैल्यू एडिशन और क्वेश्चन जो पूछता हूँ सिर्फ वहीं लिखने होते हैं। ठीक, नॉर्दर्न इंडिया में यानी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग जो है म्यूजिक के घराने थे, जो शास्त्रीय परंपरा थी। हिंदुस्तानी नॉर्दर्न इंडिया में थे, ये फ्लेक्सिबल थी। कार्नेटिक आपकी रिजिड थी। ठीक, हिंदुस्तानी में कई सारे घरानाज हैं। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा घराना वराना नहीं है। ठीक है, और आपका जो है हिंदुस्तानी में ये मुगल उगल के टाइम पे ज़्यादा ये प्रचलित हुआ है। आपका जो कर्नाटिक है ये बहुत द्रविड़म जो इतना भी टाइम से चला आ रहा है और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। यूपीएससी वाले जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको इस पर एक नोट लिखना है। कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कई सारे बच्चों ने पूछा कि सर आज आपने होमवर्क ज़्यादा नहीं दिया था। दैट इज़ द डेडिकेशन वी ऑल नीड, दैट इज़ द डेडिकेशन वी ऑल हैव टू डू फॉर टू क्लियर द एग्जामिनेशन यूपीएससी फॉर श्योर। ठीक, तो इसलिए मैं अलग से आज आप लोग को पहले दे दे रहा हूँ होमवर्क कि आप लोग करना है, नोटबुक में लिखना है हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के बीच में डिफरेंस। ठीक, सिमिलरिटी भी जो है वो भी लिखिएगा। अच्छा, इनका ख्याल फॉर्म जो था वो सिंगिंग थी और डिवोशनल म्यूजिक जो है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। इनका किराना घराना था। ठीक, ये किराने की दुकान वाला नहीं, किराना घराना जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित जो है वो इनका था। और ये पहले म्यूजिशियन थे इंडिया से जिनका पोस्टर लगा के न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में इनका कंसर्ट हुआ था। जैसे आजकल होता है ना सॉन्ग कॉन्सर्ट होते हैं बड़े बड़े पॉप स्टार का, तो यूएस में इनका समझ रहे हो आप इतने बड़े इनकी वो थी पब्लिसिटी थी।
ठीक, बहुत फेम था इनका। और इनको देखिए सवाई गंधर्व म्यूजिक फेस्टिवल एनुअली जो है इन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किया। अब आपको समझना चाहिए सवाई गंधर्व क्यों कराया इन्होंने भाई म्यूजिक फेस्टिवल। ये खुद इन्होंने कराया था, क्यों? क्योंकि ये इनके गुरु थे। ठीक, इसके बाद जो है गुरु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा है कि तीन लोग दुनिया को पूरा बदल सकते हैं, एक होते हैं माता, एक दूसरे होते हैं पिता और तीसरा होता है टीचर। ये तीन लोग अगर चाहें तो पूरी दुनिया को जो है चेंज ला सकते हैं, बहुत ही बड़ा व्यापक लेवल पे। 1998 में इनको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिली, जो कि सबसे बड़ा ऑनर है जो संगीत नाटक एकेडमी देता है, जो कि देश का इंडिया नेशनल एकेडमी है फॉर म्यूजिक डांस और ड्रामा। अब संगीत नाटक एकेडमी से रिलेटेड जो ये इंस्टीट्यूशन है कल्चर से रिलेटेड, इसके बारे में आप लोग को छोटा सा एक नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक, कि कब हुआ था, कौन से अवार्ड देता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे इंडिया की नेशनल एकेडमी ये यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा चुका है। अच्छा, ये जो पंडित जी हैं इनको आपका भारत रत्न भी मिला था अवार्ड, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है 2019 में। अब देखो, भारत रत्न सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद है भारत विभूषण। ठीक, मैंने तो ऐसे याद रखा है कि वी से विकास हो गया, वी से विभूषण सेकंड नंबर पे हो गया, फिर उसके बाद भारत। सॉरी, अब आवाज आ रही? देखिए कुछ शायद गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। देखिए, आपका भारत रत्न सबसे ऊपर हो गया, फिर आपका भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण हो गया। ठीक, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे आपका आएगा पद्म जो है श्री। ठीक, और फिर आखिरी जो है पद्म भूषण आएगा तीसरे नंबर पर, और आखिरी पे आएगा पद्मश्री। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत रत्न हो गया पहले नंबर पे, फिर आपका पद्म विभूषण आ गया, फिर पद्म भूषण आ गया, फिर पद्मश्री आ गया। इस तरीके से चार होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको पूछ ले कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, आप लोग इसको बताइए। ठीक, अब इसके बाद देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बताया गया, नदर्न इंडिया में होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है, मतलब पाकिस्तान ये सब भी आ जाएगा। नदर्न इंडिया में क्लासिकल है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से बताया जाता है। 12वीं शताब्दी में इसको जो है काफ़ी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि सल्तनत टाइम में। ठीक है, फिर मुगल टाइम तक भी ये रहा। इसके बाद जो वाला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके तहत लाभान्वित महिलाओं की संख्या में इंक्रीज हो गया और अब जाकर ये हो गई है संख्या 1.75 करोड़ एलिजिबल वीमेंस। 2000 फाइनल वित्तीय वर्ष जब हुआ है तब तक। ठीक, और इसमें क्या मिलता है? मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है सॉरी। ठीक, आपका जो है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, नॉट स्क्रीम। ठीक है, और इसमें जो है मातृत्व वंदना योजना इसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है कंडीशनल आपको ट्रांसफ़र मिलता है कुछ पैसों का, 5,000 रुपये का। ठीक, और जिसको जो है तीन उसमें क्रम में बांधा गया है। पहले 1,000 रुपये मिलता है, फिर 2,000, अभी डायग्राम्स के जरिए बताऊंगा, फिर 2,000। ठीक, तो ये टोटल 5,000 रुपये होता है। कंडीशन बेस्ड होता है, आपने कुछ कराया, वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद जो है आपको ये इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें तो ये है सेंटर और स्टेट दोनों ही देते हैं, बाकी कितना क्या पैसा मिला ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया जाता है आपको। ठीक, आपको मतलब ये काफ़ी यहाँ पे एलिजिबल बढ़े हैं, 65.1 लाख एलिजिबल बेनिफिशरीज बढ़े हैं लास्ट ईयर खाली। ठीक है, 29 जनवरी तक अगर देखा जाए। और 2013 में ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, उसके अंदर सुरक्षा अधिनियम 2013 का, उसमें भी इसको जोड़ लिया गया। और मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे तो 6,000 रुपये दिया था, समझना। लेकिन जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना उसमें 5,000 रुपये दिया जाता है। जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिया जाएगा तो 6,000 रुपये दिया जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 5,000 है कि 6,000 है। लेकिन जब इसको आप स्टैंड अलोन प्रधानमंत्री जो है मातृत्व वंदना योजना से देखोगे, तब वहाँ पे 5,000 है, वो भी इंस्टॉलमेंट में है। ठीक, पहले इसका नाम जो है चेंज किया गया 2014 में, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना दिया गया। फिर उसका फिर रीब्रांडिंग करके, रीपैकेजिंग करके, फिर इसका नाम जो है प्रधानमंत्री वंदना योजना आपका रखा गया 2017 में। ठीक है, अब देखो इसमें यही है कि मैटरनिटी बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये 2017 में लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको करता है, महिला विकास
मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होता है। कैश ट्रांसफ़र आपका जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन को दिया जाता है जो 19 या उससे ज़्यादा साल की हैं। अच्छा ये बताइए क्या ये सही है कि गलत है? 18 साल होगी यहाँ पे, 19 साल होगा? ठीक। फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ, याद रखना, फर्स्ट लाइव बर्थ। एक एक चीज़ जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं यहीं पे खेल जाता है आयोग, तो इसको ध्यान से रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 5,000 रुपये का दिया जाता है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, समझ में आ रहा है? और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। इसके अलावा जो स्कीम है मैटरनिटी बेनिफिट या फिर उससे, वो है जननी सुरक्षा योजना। इसका सिंपल सा ये है कि जब प्रेगनेंसी हो रही है तो जो भी आपका प्रेगनेंसी में क्या है कि जो विमेन को जो है डिलीवरी हो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, मतलब कि हॉस्पिटल में हो, घर पे या फिर कोई और तरीके से जो है अवैज्ञानिक तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से जो है प्रेगनेंसी, मतलब ये ना हो, डिलीवरी ना हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो प्रेग्नेंट वीमेन की, मतलब हॉस्पिटल में, आंगनवाड़ी में, बहुत उनके जरिए। तो उसके लिए है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है 100%। और इसमें जो है वहीं इसमें हमारा ये हम चाहते हैं कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाए। ठीक, IMR, और दूसरा क्या होता है MMR। ठीक, ये हमें कम करना है, तो उसके लिए जननी सुरक्षा लाया गया था। इंस्टीट्यूशनल जो है डिलीवरी बढ़ाएंगे, क्योंकि बाहर ज़्यादातर क्या होता है कि मृत्यु हो जाती थी महिलाओं की या फिर बच्चे की। तो ये, और ये किसके अंतर्गत आता है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं 5,000 का मिलता है यहाँ पे बेनिफिट। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। पहला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? जब आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन करा दिया कि प्रेग्नेंट हो गई है महिला। ठीक, उसके तो आपको 1,000 रुपये मिल गया। ठीक, तो मतलब पहले से आप करा दोगे। तो इससे एक चीज़ और भी है कि गर्ल चाइल्ड अगर हो भी रही तो आप ये नहीं कर सकते, कई लोग होते हैं ना चुपके से जो है भ्रूण हत्या कर देते हैं बेवकूफ़ लोग, तो वो सब नहीं कर पाओगे। 1,000 रुपये आपको तुरंत मिलेगा। ठीक, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि एटलीस्ट 1 एंटीनेटल, मतलब पैदा होने के बाद 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ जो है आपको 2,000 रुपये का मिल जाएगा, एक चेकअप आपने अगर कराया है तो। ठीक, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलता है जब आप ये कई सारे वैक्सीनेशन करा चुके होंगे। ठीक, उसके वजह से BCG हो गया, OPV हो गया। OPV क्या है? आपका ओरल पोलियो वायरस वाली है। DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस। अच्छा ये बताओ, मिशन इंद्रधनुष जो है, देखिए क्वेश्चन तुरंत आया दिमाग में, मिशन इंद्रधनुष जो है उसमें कौन कौन सी जो डिजीजेस हैं उसके लिए जो है दिया जाता है? ठीक, जैसे कि डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस आपका हो गया, टिटनस हो गया, आपका पोलियो वायरस हो गया, BCG हो गया जो टीबी के लिए हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया। ठीक, अब इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके नाम आप लोग को यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है कि 9 जो आपकी 100 नई मंडियाँ जो हैं उसको E-NAM यानी ऑनलाइन जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसके साथ में जोड़ा जाएगा। ठीक, अभी ये बात है, इस साल जोड़ने की ये कवायद है। ठीक, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1,000 और जोड़ेंगे E-NAM के जरिए, जिसके अपने आने वाले वित्तीय साल में। और ये इससे क्या होगा, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग मिलेंगे, मार्केट मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स मिलेंगे अपने जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को बेचने के लिए, जो कि अच्छी बात है। फार्मर, अब देखो एग्रीकल्चर में कुछ फेजेस होते हैं, एक होता है बैकवर्ड लिंक, एक होता है फॉरवर्ड लिंक। यहाँ पे हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड लिंक है। ये आपका जैसे ये है कि आपको पहले जब खेती करनी है उससे पहले आप बीज लेके आ रहे हो, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये होते हैं आपके बैकवर्ड लिंकेजेस। ठीक, ये आपको GS पेपर 3 आप लिखोगे आंसर मेंस में तब कम आ सकता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाना, और उसके बाद जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर, फिर यहाँ पे इसको आपने कल्टीवेशन किया, सारा कुछ किया, फिर उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद जब आपका प्रोड्यूस आ गया आपके हाथ में, तो उसका जो है आपको मार्केट करना, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो आप इससे ही स्टार्ट कर सकते हो कि फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या होता है, मार्केटिंग हो गई, स्टोरेज हो गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट कर रहे हैं, मंडियों में नहीं बेच रहे हैं, डायरेक्ट जो फिजिकल मंडीज़ बनी रहती थी, तो हम फिर ये सामान रखा कहाँ जाएगा? तो ये वेयर हाउसेज़ में रखा जाता है। ठीक, जो फार्मर्स अपना वेयर हाउसेज में रख देंगे, और वहाँ से जो है उनको एक रसीद मिल जाएगी। मान लीजिए उन्होंने 100 किलो आलू दिया, 100 kg। ठीक, तो उनको जो है रसीद मिल गई। इस रसीद को पे अब यहाँ से उन्होंने वहाँ पे ऑनलाइन गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि अच्छा 100 किलो के उनको बायर मिल गए, और जो कि उनको दाम सही लग रहा है, तो आपने तुरंत जो है इनको बेच दिया ऑनलाइन। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन है वैसे ये समझ लो ये, और उस पर जो है जैसे बेच दिया, तो ये जो है बायर जो है इसको पता चल जाएगा कि अच्छा इनका 100 किलो जो है फला वेयर हाउस में रखा हो, तो वहाँ से फिर ये उठ के चला जाएगा। तो ये बात है। ठीक, और इन द टाइम बीइंग एक अच्छी चीज़ ये है
कि जो भी ये इनको रिसिप्ट मिलती है, रसीद 100 किलो या आलू रखने का, तो उसके एवज पे जो है किसानों को लोन भी मिल सकता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये वाली रसीद, कि भैया 100 किलो का इन्होंने दे रखा है, अभी उसका भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान यहाँ पे होगा ऑनलाइन जाके, जब ये बायर इनको पैसा भेजेगा, जब इसका डिलीवरी आ जाएगी पैसा भेज देगा। लेकिन तब तक अगर मान लो पैसे की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे लोन ले सकता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, जो कि ये रसीद है। ठीक, तो ये थोड़ा डीप में आके बताना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी या फिर बाकी आयोग भी जो यूपीएससी को फॉलो करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अगर इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ ले तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करें और उनका कट ऑफ क्लियर हो और सिलेक्शन लेके जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक, अब देखिए इसमें ऑलरेडी 1000 मंडी जो है हम इंटीग्रेट कर चुके हैं ई नैम में, लेकिन अब जो है ओवर 1.69 करोड़ फार्मर्स और 1.5 लाख करोड़ ट्रेडर्स, यानी कि देखो इस ए नाम में जो बेचने वाले हैं वो फार्मर्स भी हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी भी हैं, और कुछ बिचौलिए भी हैं। ठीक, और जो है इसके बाद ये रजिस्टर्ड हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी इस पे ट्रेडिंग जो है 41.3 मिलियन टन की हो चुकी है बल्क कम्युनिटीज़ की, और 36.8 मिलियन कोकोनट बैम्बू इन सबका हो चुका है, जो कि 1.22 लाख करोड़ के बराबर है। ठीक, इसके बाद देख लो, अब वही चीज़ जो मैंने पहले बताई आप समझ लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है इलेक्ट्रॉनिक वे पे, ये पैन इंडिया लेवल पे है। तमिलनाडु वाला यूपी से तमिलनाडु वाला सब खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आपका पोर्टल है, वेबसाइट है, नेटवर्क है, और ये जितने भी एपीएमसी हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, इनको सबको जो है ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। इसमें ये यूनिफाइड नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर कमिटीज़ का बनाना है। इसको जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन कार्यान्वित कर रहा है, वो है आपका स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ध्यान रखना, इसके बारे में आप लोग को जो है जानकारी ले, वैसे मैं पहले लिखवा चुका हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं इसको जरूर आप लोग जो है इसकी वेबसाइट पे सर्च करके इसको गूगल करिए और उसमें लिख दीजिएगा पीआईबी साथ में। ठीक, SFAC PIB लिख देना, आ जाएगा। इसका ई नाम करके अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक, आपका ये क्या है, ये ई नाम जो है इज नाउ डेवलपिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म, मतलब कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मान लीजिए आलू का अलग प्लेटफॉर्म है खरीद फरोख्त करने का, सारा जो है आपका दाल का अलग है, तो सबको जोड़ के एक इसके अंदर ले आओ, ये वाली बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक, इसका बेनिफिट यही है कि इनोवेटिव नवाचार तरीका है एग्रीकल्चर मार्केटिंग करने का, और इसमें फार्मर को भी जो है कई सारे मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट और बायर्स मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, जो कि ये गवर्नेंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। गवर्नेंस में क्या क्या आता है, ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, सिंप्लिसिटी हो जाती है। ठीक, और आपका जो है सिंप्लिसिटी हो गया, ओपननेस होती है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और तभी आपका जो गवर्नेंस होता है वो गुड गवर्नेंस बन जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जीएस पेपर 2 का देखिए यहाँ पे बताया, ये सब इंटरलिंक करके जैसे ही आप लोग सीख जाओगे तुरंत बहुत अच्छे से करना चालू कर दोगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि जब आपने यहाँ पे इसको प्राइस डिस्कवरी भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए पहले लोगों को पता रहता है एग्रीकल्चर या फार्मर्स को कि हाँ यार इतने में तो आलू जाता ही जाता है, पिछले साल गया था, तो लाओ यार ये वाली खेती करते हैं, या फिर इतना तो मिलेगा ही, तो जो है इसको करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये वाली बात है। ठीक, और उनको अच्छे से अच्छा क्वालिटी के हिसाब से पैसा मिल जाता है, उनकी जो एग्रीकल्चर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके हिसाब से। वन नेशन वन मार्केट के मतलब उसको भी डेवलप करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कदम है ई नैम वाला, और ये एक स्कीम नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी जो है जर्नी है, और ये सब बोल वचन वाली बातें छोड़ देते हैं इसे। ये डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सेलर कौन कौन है, फार्मर भी है, ट्रेडर भी है, कमीशन एजेंट भी है। ठीक, और ये एक्सेप्ट करता है प्राइस जो कि कोट किया किसने, बायर ने। ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केट आप यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो कि भैया हम 100 रुपये से कम नहीं बेचेंगे, और इसने कहा कि हम भैया 95 रुपये से कम नहीं बेचेंगे। इसने थोड़ा इंतजार किया, इसको लगा नहीं बिक रहा है 100 में, तो इसने 95 बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद सेटलमेंट कब होता है, निपटान कब होता है, जब डिलीवरी पहुँच गई इसके पास, बायर के पास, उसको पेमेंट तब मिल जाएगा। एपीएमसी चैनल और ये सारी चीज़ें हैं इसमें, क्लियरिंग बैंक भी सब बीच में होता है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज जो चीज़ होने वाली है वो है कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति अभी कल आई है, उससे संबंधित यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या हाईलाइट्स हैं मेन। अच्छा, तो देखो उसने क्या किया है कि इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं पॉलिसी रेट्स में। अब पॉलिसी रेट्स आपको समझना चाहिए, तुरंत आरबीआई की वेबसाइट खोलो, उस पर लिखो आरबीआई पॉलिसी रेट्स। ठीक, तो आपको ये मिल जाएंगे। पॉलिसी रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 4.25% है, बैंक रेट 4.25%, तो ये दोनों सेम है, और जो है 25 बेसिस पॉइंट ही जो है जो पॉलिसी रेपो रेट है उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं एमएसएफ में। और फिर बैंक रेट क्या होता है, देखो रेपो एक बैंक हो गया और दूसरा हो गया आरबीआई।
ठीक, ये आरबीआई हो गया और ये बैंक हो गया। अब रेपो रेट का मतलब है रीपरचेज ऑप्शन, समझना। रीपरचेज किस चीज का परचेज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स का। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है, लिखते हैं कि भैया ये मैच्योरिटी वैल्यू इस पे कितनी है, कितने टाइम बाद मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो जब रीपरचेज का ऑप्शन है और इस पे ब्याज ज़्यादा है रिवर्स रेपो से, इसका मतलब ब्याज कौन ज़्यादा चाहता है? पिताजी। पिताजी कौन है यहाँ पे? आरबीआई। आरबीआई जो है, और बैंक कौन है? बेटा जी। बी से बेटा जी, बी से बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई क्या है, पैसा इसको दे रहा है। ठीक, पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहा है। ठीक, और इस वादे के साथ में कि हम रीपरचेज करेंगे, बैंक ये कह रहा है कि हम रीपरचेज कर लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्योंकि ये बहुत ही लिक्विडिटी और सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस समय ब्याज, जब पैसा आरबीआई ने दिया है तो उसको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यही कहानी अच्छा, अब रिवर्स जो रेपो रेट है, सॉरी, रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, 14 दिन मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब अभी रिसेंटली क्या आया है? लॉन्ग टर्म रेपो रेट आया है। ठीक, लॉन्ग टर्म रेपो रेट आया है, वो क्या है? 14 दिन से ज़्यादा का है, और उसमें करता है कि लॉन्ग टर्म आरबीआई बेचता, समझना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इकोनॉमी एकदम हलवा बनवा दूंगा आपकी। ठीक, इसमें क्या है कि आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म रिवर्स लॉन्ग टर्म रेपो रेट वाला जो है बेचता है इंस्ट्रूमेंट्स, और छोटे छोटे खरीद लेता है। ठीक, सिर्फ रेपो रेट की बात होगी तो 14 दिन तक की बात होती है। अब यहाँ पे जब इस चीज़ को उलट जाए, ठीक, आपका अगर मान लो कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि रिवर्स रेपो की जब बात होगी, तब आरबीआई जो है वो पैसा ले रहा है। ठीक, और जो है बैंक जो है पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है आरबीआई से। तो उस समय पैसा किसने दिया? बैंक ने, बेटे ने दिया। और बेटे को जो है आरबीआई क्या चाहता है कि कम हम ब्याज देंगे। क्यों? क्योंकि बाप कौन है? आरबीआई है। तो वो आपको ब्याज कम दे रहा है, इसीलिए देखो रिवर्स रेपो का हमेशा जो होती है रेट वो कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब समझो एमएसएफ क्या चीज़ है। एमएसएफ ये है कि कई सारे बैंक्स हैं या फिर जो भी हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे आरबीआई मतलब बाप है। ठीक, अब क्या हुआ, किसी बैंक को जो है उसकी लिक्विडिटी कम हो गई। लिक्विडिटी क्या होता है? मान लीजिए आपके पास जितने भी पैसे हैं, तुरंत जो भी पैसे हैं तुरंत आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो लिक्विडिटी है। ठीक, या फिर जो है मतलब तुरंत आप एटीएम चले जाओ या जितना भी है, मतलब आपका किसी रियल एस्टेट या फिर जमीन में पैसा पड़ा हो तो लिक्विडिटी क्या है? कम है, क्योंकि आपको कई सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पैसा वहां से निकलेगा। ठीक, तो समय लगेगा। तो जितना अब मान लीजिए किसी बैंक की जो है लिक्विडिटी कम हो गई, उसके पास पैसा नहीं है, तो इमरजेंसी में, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में थोड़ा सा पीनल रेट है। वैसे तो पहले ये एक ज़्यादा होता था, लेकिन 1% पूरा पूरा, लेकिन इस समय जो है सिर्फ रेपो रेट से सिर्फ 0.25% ऊपर है। उतना जो है बैंक जाकर आरबीआई से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देने के पश्चात अपना जो है जितना भी इस बैंक के पास नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, ये वाला पूरा सुन लेना, कुछ भी नहीं बचेगा, जिंदगी भर की लर्निंग है। ठीक, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो है उसका 1% तक आरबीआई से 4.25% की दर पर खरीद मतलब पैसा ले सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी। कुछ समय के लिए होता है, छोटे समय के लिए। ठीक, तो ये वाली चीज़। अच्छा, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज क्या है? डिमांड मतलब आपने बैंक में पैसा रखा और उसको डिमांड करने पे बैंक ने आपको तुरंत पैसा दे दिया, तो ये डिमांड वाली लाइबिलिटीज है। और दूसरी मतलब ये आपके जो भी सेविंग अकाउंट में होता है। और दूसरी टाइम लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जैसे कि आपने पैसा जो है एफडी में डाल दिया, और एफडी जो है काफ़ी टाइम तक के लिए होती है, मैच्योरेशन के लिए। अगर आप उसको पहले निकलवाते हो तो थोड़ा से पैसे लगते हैं, पेनल्टी लगती है, तो वो होती है टाइम लाइबिलिटी। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर। तो ये बैंक की जो टोटल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, मतलब नेट क्यों है? क्योंकि वो अपना भी खर्चा पानी वो सब निकालने के बाद जो भी डिमांड और टाइम लाइबिलिटी बचेगी, उसका पूरे का 1% तक का जो है
बैंक एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई से ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लगाकर पैसा ले सकती है फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन ये इसका रेट जो है रेपो रेट से ज़्यादा होगा। ठीक, अब मैंने आप लोगों को तीन बताया, एक आपको बताना पड़ेगा कि बैंक रेट क्या होता है। ये इस समय जो एमएसएफ के बराबर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब कुछ नहीं है, अब समझ में पूरा जितना भी चीज़ें थी अब आपको जो है हमेशा समझ में आ जाएगी। जब भी आपको दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप ये समझ सकते हो, नहीं तो पेड ग्रुप में तो मैंने इसका जो है पूरा एक ऑडियो अच्छे से दे रखा है, वहाँ पे आप सुन लेना। ठीक, 6 मेंबर एमपीसी जो कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 लोग गवर्नमेंट के, 3 लोग आरबीआई के होते हैं। अभी जो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। इन्होंने अभी अपनी रिवाइज नहीं करी है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। लास्ट जो इन्होंने रिवाइज किया था, चेंजेस किए थे इन सब में, ये 22 मई 2020 को किए थे कोविड-19 के अंतर्गत। उसके बाद से कोई चेंज नहीं किए गए हैं। ठीक, पॉलिसी रेट जो है उसमें घटाए गए थे और फरवरी 2020 में 115 तक। और अभी जो है आरबीआई ये कह रहा है कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का जो स्टांस है वो एकोमोडेटिव है। एकोमोडेटिव और नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी में फ़र्क क्या है, नॉर्मल और एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव मतलब हम ग्रोथ को जो है चाहते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ हो, तो क्या बोलेंगे, एकोमोडेटिव। और जब हम ये रखें कि जो है नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तब जब हम ग्रोथ, ना ही ग्रोथ को बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ग्रोथ हो, ना ही बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़े, तो जो है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, समझ में आ गया। अब रिवर्स रेपो रेट जो है ये सब अभी बता दिया गया है, मैंने ऊपर ही दिखा दिया था आपको। स्टेबल इन्फ्लेशन है। ठीक, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। स्टेबल इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें कि आप फूड और एनर्जी वाले आइटम्स भी जो है कट कर देते हैं। अब देखो ये दो चीज़ें होती हैं, कोर इन्फ्लेशन और आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक, अब इसको याद करना तो कैसे करोगे, कोर में सी है और सी में कट में भी सी है। तो जब फूड और एनर्जी वाले आइटम जो है वो कट कर दोगे तो को इन्फ्लेशन, अदरवाइज उनको जोड़ दोगे तो क्या है, फूड और एनर्जी वाले आइटम्स को, तो क्या आएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये फूड और एनर्जी वाले जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये वाला जो इन्फ्लेशन आता है ये काफ़ी जो है सटीक इन्फ्लेशन होता है, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। ठीक, अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 6% नीचे हो गया है फेवरेबल बेस की वजह से, यानी कि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था तो इसलिए जो है इस बार कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक है, 10.5% तक बोला गया है कि चालू हो जाएगा। TRO ये जो था आपका टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसमें यही है कि लॉन्ग टर्म के रेपो ऑपरेशन ये बेचते हैं। ठीक, उससे जो पैसा आता है आरबीआई को, उससे क्या करता है ये कि अपने जो छोटे छोटे 14 दिन के भी खरीद लेते हैं, तो इससे जो है ये इन लोग का जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। ये मतलब यूएसए से इन्होंने एक तरीके से किया है। ठीक, यूएसए को फॉलो किया है इस चीज़ में। अब जो है पिछले साल तो इन्होंने TLTRO जो है चालू किया था। इस साल बजट में मतलब अब इन्होंने कह दिया है, सॉरी इस वाले में मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है अभी, उसमें कहा है कि अब ये एनबीएफसी को भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, सीआरआर को जो है इन्होंने बोला है अभी कितना परसेंटेज है, 3% है। इसको कहा गया है कि 4% में हम तक लाएंगे। आपका जो है कब तक, 27 मार्च को और 22 मई को 2021 को हम धीरे धीरे इसको बढ़ा के 4% तक दोबारा लाएंगे। इस समय एसएलआर कितना है बताओ, एसएलआर कितना है इस समय, 18% है खाली। ठीक, इसको भी बढ़ाना है। एमएसएफ फैसिलिटी को भी एक्सटेंशन करना है इनको। ठीक, जो मैंने अभी समझाया समझ में आया ना, अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो जरूर कर ठोकना है आज। ठीक है, इसके बाद क्या है, एसएलआर जो है आपकी होल्डिंग हेल्ड टू मैच्योरिटी को बढ़ाना है और उसको 2023 तक 22% पे लाना है। अभी कितना है, 18 है। जिल्ट अकाउंट क्या होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब आरबीआई ने देखिए क्या कह दिया है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको जिल्ट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, फिर जिल्ट अकाउंट भी बोलते हैं। अभी तक जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, हमारे आपके जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का जो है उनके पास रास्ता नहीं था। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि अब वो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। कौन, रिटेल इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट में मतलब यह है कि पहली बार जब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रही है तो डायरेक्टली वहां से खरीद लो। एक बार आ गई मार्केट में और उसके बाद फिर खरीद फरोख्त हो रही तो वो सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। सिंपल सी बात है ये। ठीक, 10.5% इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो है बढ़ने के आसार हैं आरबीआई की एस्टिमेट के अनुसार। इसमें सीआरआर नॉर्मलाइजेशन, अच्छा, सीआरआर और एसएलआर में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, सीआरआर जो होता है वो कैश के फॉर्म में होता है। ठीक,
कैश के फॉर्म होता है, उसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है बैंक्स को। और ये एसएलआर जो होता है इसमें ज़्यादातर गोल्ड यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, सीआरआर की नॉर्मलाइजेशन करना है और ये सारी चीज़ें। एमएसएफ का रिलैक्सेशन जो है इन्होंने 6 मंथ तक कर दिया गया है। मतलब एमएसएफ को वो फिर से जो है रेपो रेट से 1% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी 4.25 है, इसको 5 कर देंगे, ठीक है। अब जो अगला है यहाँ पे देखिए, ये ईपीएफओ के लिए वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सिंग इंटरेस्ट इनकम ऑन ईपीएफ। इसको देखिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो भी इम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, अगर आपकी जो भी इनकम है, ठीक, उसका 12% इम्प्लॉयज़ खुद देता है और 12% नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर भी देता है। जो भी इम्प्लॉय दे रहा है उसी के बराबर, जो भी इसकी इनकम है उसके बराबर, ठीक। तो दोनों लोग डालते हैं ये आपका प्रोविडेंट फंड में। अब इस प्रोविडेंट फंड में ये है चीज़ कि अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर हो जा रहा है आपकी सैलरी के अनुसार, जो आप लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में, उसमें 2.5 लाख के ऊपर हो जा रहा है तो उस इनकम पर आपको जो है टैक्स लगाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने इस साल बजट में कहा है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि मान लीजिए आपका 2.5 लाख के ऊपर नहीं हो रहा है, आपकी सैलरी कम है, जिसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो पा रहा है एक साल में, तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बाद होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक। तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, मान लीजिए आपका जो है हर महीने पहले 15,000 रुपये हो रहा था, अब वो बढ़ा के आपने इसको 3,000 और कर दिया तो 18,000। तो ये 3,000 जो ऊपर आपने डाला है वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वाला होता है। अगर उस केस में 2.5 लाख के ऊपर हो जाता है तब भी आपको टैक्स, मतलब इसके 2.5 लाख के ऊपर गया तो टैक्स देना पड़ेगा इनकम पर, ठीक। ये बात समझ में आएगी। आप देखिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये जो है जितने भी एम्प्लॉय शेयर और प्रोविडेंट फंड है उस पर एप्लीकेबल होगा, एम्प्लॉयर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयर जो डाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन उस पर एम्प्लॉयर के ऊपर टैक्स लगाने लगे। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, इसलिए इसका थोड़ा क्रिटिज्म भी हो रहा है। अगर आपकी महीने में 20,833 रुपये से ज़्यादा आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो ईपीएफ के, तो आपका 2.5 लाख के ऊपर हो जाएगा। या फिर अगर आपकी इनकम जो है सैलरी 1,73,608 रुपये है हर महीने से ज़्यादा है, तब भी आपका 2.5 लाख के ऊपर हो जाएगा। तो जो 2.5 लाख के ऊपर वाला जो अमाउंट आपने डाला है उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट पे टैक्स आपको देना होगा, ना कि इस पूरे अमाउंट पे देना होगा। ध्यान रखना इस पे, ठीक। अगर इंडिविजुअल की इससे कम है और वॉलंटरी पीएफओ डाल रहा है और 2.5 लाख के ऊपर चला आ रहा है, तो 2.5 लाख के ऊपर मान लीजिए आपके 100 रुपये हुआ, इससे ज़्यादा पैसे, तो 100 रुपये पे जो भी इंटरेस्ट आपको मतलब ब्याज मिल रहा है उस ब्याज के अमाउंट पर टैक्स लगेगा। ये चीज़ ध्यान रहा, समझ में आ गई ना। ये बात है। ईपीएफ क्या होता है? ये ईपीएफओ जो आपका है वो एक पॉपुलर सेविंग स्कीम है और ये आपका जो है सुपरविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये दे रखा जाता है। और ये आपको जो है क्या है, एक तरीके से मतलब रिटायरमेंट पे अच्छा खासा अमाउंट आपको जो है मिल जाता है, भविष्य निधि के लिए है ये, ठीक। और ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, कौन से पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, इसका मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों को। हर मंथ 12% दोनों लोग ही देते हैं, मंथली सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की उसके अनुसार, ठीक। 100 रुपये है तो 100 रुपये अगर सैलरी है एम्प्लॉय की तो 12 रुपये उसको देने हैं, 200 रुपये है तो 24 रुपये देने हैं, इसी तरीके से बात है, ठीक है। और जितना ही देगा एम्प्लॉयर भी यानी नियोक्ता भी उतना ही देगा। ऐसे जो संगठन हैं जहां पर 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहां पे ईपीएफ के बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, ठीक। वीपीएफ क्या है, जितना भी एम्प्लॉयज़ का जो है इसके ऊपर अगर आप लोग खुद से अपनी स्वेच्छा से चाहते हो कि कंट्रीब्यूशन करना तो कर लो भाई, ठीक। ये वाली चीज़ है। तो कई लोग जो है गवर्नमेंट नौकरी में मैंने देखा है वो कहते हैं कि हम लोग पहले ही डलवा देते थे इसलिए हमको जो है पेंशन या फिर एक साथ अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है। ये वही वाली चीज़ है, आपका वॉलंटरी जो है आपका प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कपिला अभियान। इससे संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन से सही है कौन से गलत ये देखना है, ठीक। ठीक, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे कहा गया कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने एक लॉन्च की है कैंपेन जिसका नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जो है उसकी लिटरेसी जागरूकता और उसके बारे में जानकारी देने के लिए कलाम प्रोग्राम दिया गया जिसका पूरा नाम है कपिला प्रोग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके नाम से पता नहीं चल रहा है किस चीज़ से संबंधित है। 15 अक्टूबर 2020 को चालू हुई थी लेकिन ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसलिए अलग क्वेश्चन बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पेटेंटिंग एंड इन्वेंशन, जो भी आविष्कार है और पेटेंट है उसकी जागरूकता उसके अनुसार के लिए होनी चाहिए कि उसका महत्व क्या है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट और जो फैकल्टी हैं हायर एजुकेशन के मतलब कॉलेज वॉलेज में उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पेटेंटिंग और इन्वेंशन के किस तरीके से प्रोसेस प्रक्रिया होती है। इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं
और अभी जो है एजुकेशन मिनिस्टर जो है निशंक जी, इन्होंने राज्यसभा में बताया था इसके बारे में, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए अलग क्वेश्चन बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुल मिला के बात ये हो गई। इसके बाद ये है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है, इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे पूछा गया है। ये वाला जो फेयर होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ये आपका 8 फरवरी को होता है, ठीक है। और ये जो है 5 दिन का होता है, और ये चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कैंपस कानपुर के द्वारा बनाया गया है क्या? नहीं, गलत है। ये ICAR की एक संस्था है, से एफिलेटेड, उसने बनाया, भी बताऊंगा इसका नाम। इसकी थीम जो है इस साल की क्या है कि हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप सभी उद्यमिता बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए है। स्टैंड अप इंडिया में कौन कौन आता है? SC ST वीमेन, इन सबको जो है उनके अंदर जो है उद्यमिता को बढ़ाना, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए डाला गया है। आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस, इनके द्वारा जो है इसको डाला गया है, ऑर्गेनाइज कराया गया था। ICAR का मैंने पीछे आप लोगों को कहा था, लिखिए, आज मैं इसके बारे में खुद से जानकारी दे रहा हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, ये आपका एक ऑटोनोमस रीजन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है आपका, और मतलब स्वायत्त संगठन है। ये आपका किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? डेयर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। ये पहले जो है इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता था, और 1929 में 16 जुलाई को चालू हुआ है, न्यू दिल्ली में इसका वो है, हेडक्वार्टर है। एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है, मैनेज करता है रिसर्च और एजुकेशन जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो भी अनुसंधान हो रहा है, शिक्षा दी जा रही है उससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल साइंसेज, इन सब से। अच्छा, आप लोग को पता ही है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये वैल्यू एडिशन है, इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं समझो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें हॉर्टिकल्चर की जो भी क्रॉप्स हैं उनके लिए कितना प्रीमियम देना है? 5% का देना है, ठीक। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से आते हैं चीज़ें? आपका फ्रूट्स आती हैं, आपका जो है फ्रूट्स वेजिटेबल आता है, ठीक, ये सारी क्रॉप्स आती है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ जोड़ के आपको इसको पढ़ना चाहिए, जो भी आपकी ब्रॉडरिंग है। इस तरीके, इसी साथ साथ हमारी जो आज का ये एपिसोड है ये खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग बता सकते हैं। लाइक जरूर करो भाई, कुछ तो यार हमारी भी मोटिवेशन रखा करो ध्यान। और साथ ही साथ अगर आप लोग को हमारा ये गाइडेंस अच्छा लगता है और हमारे साथ अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहते हैं, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 856488053096096960660608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। UPSC EPFO के हमारे नए पेड ग्रुप चालू हो गए हैं आपका, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर से मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट है।